हेलो फ्रेंड्स, एबीसी यानी आदित्य बायो कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नया रूप दे रहे होंगे। आप सभी दोस्तों की समक्ष कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय जैव प्रक्रम के अंतर्गत पौधों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स नामक टॉपिक के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि जीवों के अनुरक्षण हेतु किस प्रक्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो जीवों के अनुरक्षण हेतु हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है, श्वसन की भी पड़ती है, वहन की भी पड़ती है और उत्सर्जन की भी पड़ती है, यानी कि ये चारों प्रक्रम की हमें आवश्यकता पड़ती है। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पोषण की किस विधि में कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो स्वपोषी जो पोषण होता है, इसमें कोई जीव यानी कि विशेषकर ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है वह स्वपोषी पोषण हो जाएगा। बाकी जो विषम पोषी आप देख रहे हैं, मृतजीवी जो देख रहे हैं, परजीवी देख रहे हैं, ये तीनों पोषण का जो प्रकार है वो जंतुओं में हमें देखने को मिलता है। तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार के पोषण में कोई जीव अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर पे रह करके प्राप्त करते हैं। कोई जीव अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर पे रहकर प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई जीव जो है अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर पे रह करके और उससे प्राप्त करता है और बदले में उस जीव को हानि भी पहुंचाता है। तो हमारा सही आंसर जो है वो परजीवी पोषण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक जो समीकरण है उसमें CO2 और जल, ये दोनों मॉलिक्यूल्स होने चाहिए पहले अभिकारक के रूप में। तो यहाँ पे CO2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले ही ग्लूकोज हो गया, ये संभव नहीं है। यहाँ पे भी है 6CO2 और 6H2O, ये दोनों में कॉमन है, दोनों रिएक्शन में, इसमें और इसमें। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स, ये कभी नहीं बनेंगे, और यहाँ पे ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O। ये अभिक्रिया, ये प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, C6H12O6, और ये ऑक्सीजन गैस होती है, मुक्त होती है। तो सही आंसर इसका घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो देखिए, पौधों में 3 तरह के पिगमेंट होते हैं। वर्णिलॉक होते हैं जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, अवर्णिलॉक ल्यूकोप्लास्ट, और ये पर्णहरित, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये वर्णिलॉक जो होते हैं, ये पौधों के जो बीज होते हैं, उसके फल होते हैं, फूल हैं होते हैं, उसके रंगीन भागों को बनाते हैं। जैसे आम पकता है तो पीला हो जाता है, टमाटर पकता है तो लाल हो जाता है। तो ये पीला रंग और लाल रंग जो है, इसको प्रदान करने के लिए पौधों में वर्णिलॉक होते हैं, और यही वर्णिलॉक की उपस्थिति के कारण इनका रंग जो होता है कलर्ड होता है। अवर्णिलॉक है, ये पौधों के विशेषकर रूट्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं। पर्णहरित हैं, ये पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, और इसी की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। तो इसका सही आंसर पर्णहरित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक सामग्रियां कौन कौन सी हैं। तो सूर्य का प्रकाश, पौधे सूर्य से प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में होता है। CO2 और ये जो जल है, ये मिट्टी से जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, अवशोषित करके और पत्तियों तक ले जाते हैं। तो ये चारों जो सामग्रियां होती हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। इसमें किसी का भी अगर अभाव होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होगी, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। अतः इसका सही आंसर जो है उपयुक्त सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, सौर ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में बदलने का कार्य, परिवर्तित करने का या बदलने का काम कौन करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो पर्णहरित हो जाएगा। क्लोरोफिल के पास कैपेसिटी होती है, ये सौर ऊर्जा को जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और ये रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो जल के अणुओं को तोड़ने के लिए, क्या होती है, आवश्यक होती है। और ये जल के अणु जब ये टूटते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में निकलती है, और साथ ही साथ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो पाता है। तो हमारा सही आंसर जो है हमारा पर्णहरित हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो देखिए पौधों में ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो तरह के ऊतक जिम्मेदार होते हैं। किसी भी पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जाइलम और फ्लोएम, ये दो ऊतक काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो देखिए जाइलम, इसमें जाई शब्द लिखा है, जाई शब्द लिखा है ना, तो जाइलम यानी कि ये मिट्टी से जल और खनिज लवणों को लेकर के और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये जो फ्लोएम ऊतक हैं, ये जो फ्लोएम ऊतक है ना, फ्लोएम ऊतक का काम क्या है कि पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो पत्तियों में भोजन बनते हैं, इन पत्तियों को देखिए, फ्लो माने होता है बहना, तो फ्लोएम माने कि ये पत्तियों से भोजन को ये पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तना तो प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाएगा, तो तना को भी एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ये ऊर्जा जो है पत्तियों से फ्लोएम ऊतक लेकर के और उनके तना जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हमारा सही आंसर जो है इसका हो जाएगा कि जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक जिम्मेदार होता है जल और खनिज पदार्थों को जड़ों से पत्तियों तक ले जाने के लिए, और फ्लोएम का काम है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो भोजन बनते हैं उस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पादप, जिसमें स्व पोषण के साथ साथ विषम पोषण की भी क्रिया पाई जाती है। देखिए जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सब में स्व पोषण की प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं जिसमें विषम पोषण की भी क्रिया पाई जाती है। इसमें ये घर पर्णी है, पिक्चर प्लांट्स है ना, और उसके बाद से वीनस फ्लाई ट्रैप है, कोबरा लिली है, उपयुक्त सभी है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो प्लांट्स होते हैं, ये सारे प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं, यानी कि अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए ये कीड़ों को क्या करते हैं, खाते हैं। देखिए कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, इसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो कीटभक्षी पौधे ज़्यादातर गीली या दलदली अम्लीय मिट्टी में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ये पौधे जिसमें जहाँ पे पोषक तत्वों की काफ़ी कमी होती है। इनकी पत्तियों को देखिए, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, इनके जो मध्य सिरा है, ये मिड रिब इसको कहा जाता है, ये वाला ये देख रहे हैं ना, ये मध्य सिरा है, ये आगे वृद्धि करके और ये पिक्चर की तरह रचना का क्या करता है, निर्माण करता है इस तरह से, है ना। अब ये कीड़े जो होते हैं, ये पिक्चर प्लांट्स जो है, ये विशेष प्रकार के रंग और गंध या मीठे रसों का क्या करता है, ये स्राव करता है, और इससे आकर्षित होकर के कीड़े जो होते हैं इसके इसमें आकर के टैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और इसे ये पौधा जो होता है अपने पोषक तत्वों को विशेषकर नाइट्रोजन की क्या करता है, ये पूर्ति करता है। तो इसका सही आंसर जो है इसमें ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्णहरित अणु की रासायनिक संरचना के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन ये इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इसको। तो इसका सही आंसर जो है मैग्नीशियम होगा, यानी कि मैग्नीशियम जो है ये पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो अणु है उसके केंद्र में यह मैग्नीशियम तत्व जो होता है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो देखिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा, रंध्रों को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, और ये एक्चुअली ये जो स्टोमाटा जो होते हैं पौधों के, जैसे मान लीजिए कि ये पत्तियां हैं, ये पौधों की पत्ती हो गई, और इस पत्ती में मान लीजिए ये पौधों की पत्तियां हो गई, ये पौधों की पत्तियां हो गई, जैसे मान लीजिए कि ये पत्तियां हो गई। अब इसके अंदर जो ये स्टोमाटा है, ये जैसे मान लीजिए कि ये छोटा सा छिद्र है, बहुत सारे स्टोमाटा है, हम बड़ा करके दिखला रहे हैं, ये स्टोमाटा है। तो इसमें एक संरचना इस तरह से होती है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, देखेंगे हम बना रहे हैं फिगर को। ये चूँकि उसमें स्पेस कम हो रहा था, देखिए ये है स्टोमाटा, ये यहाँ पे स्टोमाटा जो आप देख रहे हैं ये स्टोमाटा खुला हुआ है। तो ये जो होती हैं रक्षी कोशिकाएं, ये जो आप देख रहे हैं ये रक्षी कोशिकाएं हैं, इसमें जल के अणु जो होते हैं H2O जल के अणु जो होते हैं इसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक तनाव होता है, और इसी तनाव की वजह से स्टोमाटा जो है वो खुल जाता है।
जैसे कि यहाँ से जल के मॉलिक्यूल्स जो हैं आसपास के कोशिकाओं में जब यहाँ से ये बाहर की तरफ निकलते हैं तो इसका जो तनाव है वो कम हो जाता है और ये ओपनिंग जो होते हैं वो क्या होता है अब बंद हो जाता है। तो इसी छिद्र के द्वारा ये जो छिद्र देख रहे हैं इसी छिद्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और इस संपूर्ण संरचना को हम लोग एस्टोमाटा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो है रंध्र हो जाएगा, इंग्लिश में इसको एस्टोमाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाई प्रोडक्ट क्या है। तो बाई प्रोडक्ट में इसका ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, नाइट्रोजन तो होगा नहीं। अब ये दोनों यहाँ पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बाई प्रोडक्ट, कहीं कहीं बी वाई बाई भी लिखा है। बाई प्रोडक्ट जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, बाई प्रोडक्ट जो है वो हमारे ऑक्सीजन हो जाते हैं। अगर मेन प्रोडक्ट की बात करें तो ग्लूकोज हो जाएगा और केवल आपसे प्रोडक्ट पूछे तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट आपसे पूछे तो ऑक्सीजन, अगर मेन प्रोडक्ट पूछे तो ग्लूकोज, और आपसे अगर केवल प्रोडक्ट पूछे तो आप ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आप लगाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में किया जाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो ग्लूकोज बनते हैं वो ग्लूकोज जब ये एक्सेस अमाउंट में बनने लगते हैं तो पौधे जो होते हैं इस ग्लूकोज को जो है स्टार्च के रूप में यानी कि मंड के रूप में पौधे अपने जैसे स्टेम, तना हो गया, लीफ हो गया, इस सब में ये क्या करते हैं संग्रहित करते हैं और संग्रह करने के लिए ये एक मंड के रूप में इन भोज्य पदार्थों को संग्रह करने का कार्य करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होना जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो स्टोमाटा यानी कि रंध्रों का खुलना और बंद होना जो होता है ये रक्षी कोशिकाओं के द्वारा होता है। जैसे रक्षी कोशिकाएं आपको बता दें कि जैसे ये है, अभी फिगर बनाए थे थोड़ी देर पहले अगले प्रश्न में, तो ये इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे रक्षी कोशिकाओं को हम बना रहे हैं। ये इसी को गार्ड सेल कहा जाता है। तो इसी के द्वारा जो है स्टोमाटा का खुलना और बंद होना कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। तो इसी को हम लोग द्वार कोशिका या फिर इसी को हम लोग रक्षी कोशिकाएं बोलते हैं। तो ये रंध्रों का खुलना और बंद होना रक्षी कोशिकाओं के द्वारा या द्वार कोशिकाओं के द्वारा ये क्या होता है नियंत्रित होता है। इसी को इंग्लिश में हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस होती है बाहर निकलती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे कि जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जल के मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं, स्प्लिट होते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस होती है वायुमंडल में बाहर निकलती है। तो इसका सही आंसर जल से हो जाएगा, यानी कि क इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।